आम जिंदगी में जब हम किसी चीज की कीमत तय करते हैं ना, हाँ, तो उसके पीछे एक बहुत ही नपा तुला लॉजिक काम करता है। हाँ, एक प्रॉपर फॉर्मूला होता है। राइट। जैसे अगर कोई नई गाड़ी खरीदनी हो तो हम पहले देखते हैं कि उसकी इंजन की कैपेसिटी क्या है, या फिर माइलेज कितना मिल रहा है, उसकी सेफ्टी रेटिंग कैसी है। एग्जैक्टली। और बस इन सारे आंकड़ों को मिलाकर एक प्राइस टैग लग जाता है। ये बिल्कुल मैथ्स और इंजीनियरिंग की तरह है, सफेद और काला। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन जब स्पोर्ट्स के मैदान की बात आती है, खास तौर पर आज के आधुनिक फ्रेंचाइज क्रिकेट के दौर में, तो ये सारे रैशनल फॉर्मूलाज ना हवा में उड़ जाते हैं। तो वहाँ लॉजिक थोड़ा पीछे छूट जाता है। वही तो, यहाँ इंसानी टैलेंट पर और सबसे जरूरी एक खिलाड़ी के प्रेशर झेलने की क्षमता पर ऐसी बोली लगती है जो किसी को भी हैरात में डाल दे। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इन करोड़ों रुपयों का असल फायदा किसे मिलता है, और उस खिलाड़ी की मानसिक स्थिति क्या होती है। हाँ, मतलब एक खिलाड़ी के दिमाग के अंदर क्या चल रहा होता है जब उसके माथे पर एक इतना भारी भरकम प्राइस टैग चिपका दिया जाता है। हमारे पास टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स और हाउलियन लुके की 2025 आईपीएल वैल्यूएशन रिपोर्ट के आंकड़े हैं, और उन्हें ध्यान से देखें तो समझ आता है कि ये मामला सिर्फ बल्ले और गेंद का नहीं है। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। और जो लोग इस विषय को करीब से फॉलो करते हैं ना, उनके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि ये सिर्फ एक खेल की बात नहीं हो रही है। राइट। हकीकत में ये ग्लोबल एंटरटेनमेंट, हाई स्टेक्स इन्वेस्टमेंट और ह्यूमन साइकोलॉजी की एक बहुत बड़ी मास्टर क्लास है। मास्टर क्लास? वो कैसे? देखिए, एक खिलाड़ी जब पिच पर उतरता है तो वो सिर्फ आती हुई बॉल का सामना नहीं करता, वो उस पूरी इकोनॉमी, उन हजारों करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स और उन भारी उम्मीदों का भी सामना करता है जो उसकी कीमत के साथ जुड़ी होती है। आज हम पैसा और परफॉर्मेंस के बीच के उस आपसी और कई बार खतरनाक रिश्ते को डीकोड करेंगे जो आमतौर पर टीवी स्क्रीन पर दिखाई नहीं देता। तो सबसे पहले ना इस पैसे के जमीन आसमान वाले अंतर को समझते हैं, क्योंकि बिना इस अंतर को समझे आगे की बात अधूरी रहेगी। हाल ही में इंग्लैंड के द 100 2026 का ऑक्शन हुआ था। हाँ, काफी चर्चा थी उसकी। बिल्कुल, और लगभग उसी दौरान आईपीएल 2026 के मेगा ऑक्शन की सरगर्मियां भी देखने को मिली। दोनों ही टूर्नामेंट्स फ्रेंचाइज क्रिकेट है, दोनों में ही दुनिया भर के दिग्गज खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। लेकिन जब इनके फाइनेंशियल फिगर्स यानी आंकड़ों की तुलना की जाती है ना, तो सच में विश्वास नहीं होता कि दोनों एक ही खेल के हिस्से हैं। आंकड़े वाकई हैरान करने वाले हैं। अरे बहुत। देखिए, द 100 में इस साल के सबसे महंगे खिलाड़ी बने जेम्स कोल्स। लंदन स्पिरिट ने उन्हें खरीदा और उनकी कीमत तय हुई लगभग 390,000 पाउंड्स। अगर इसे भारतीय रुपए में देखें तो ये करीब 4.8 करोड़ बनते हैं, जो कि किसी भी नॉर्मल क्रिकेट स्टैंडर्ड के हिसाब से देखा जाए तो एक ठीक ठाक और काफी बड़ी रकम लगती है। हाँ, देखने में तो ये रकम बड़ी लगती है, लेकिन फिर नजर जाती है आईपीएल 2026 के फिगर्स पर। कैमरन ग्रीन का नाम तो सबने सुना ही होगा। केकेआर का सबसे बड़ा दाव। ये 25.20 करोड़ रुपए में खरीदा। ध्यान देने वाली बात है, 25.20 करोड़। ये द 100 के सबसे महंगे टॉप बाई से सीधा 5 गुना ज्यादा है। 5 गुना? हाँ, इस ऑक्शन के साथ ही कैमरन ग्रीन आईपीएल हिस्ट्री के सबसे महंगे ओवरसीज खिलाड़ी बन गए। उन्होंने मिचेल स्टार्क का पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। और सिर्फ ग्रीन ही नहीं, मथीशा पथिराना 18 करोड़ में बिके। प्रशांत वीर जैसा नया नाम 14.20 करोड़ में गया। वाह। जेम्स कोल्स का वो 4.8 करोड़ का प्राइस टैग तो आईपीएल के टॉप 10 सबसे महंगे खिलाड़ियों के लिस्ट में आसपास फटकता भी नहीं है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक तरफ कोई लोकल स्टार्टअप अपनी छोटी सी सीड फंडिंग रेज कर रहा हो और दूसरी तरफ एक ग्लोबल टेक जायंट अपना $1 बिलियन एक्विजिशन कर रहा हो। वही तो, एक ही खेल पर उसकी औकात में कितना बड़ा फर्क है। ये कैसे हो रहा है? यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है ना, कि ये फर्क सिर्फ दो देशों की इकोनॉमी या उनकी करेंसी की वैल्यू का नहीं है। अच्छा। ये पूरा खेल ब्रॉडकास्ट राइट्स, ग्लोबल पॉपुलैरिटी और एक बहुत ही चतुर नापे तुले बिजनेस मॉडल का है। आईपीएल ने एक ऐसा आर्थिक स्ट्रक्चर बनाया है जो पूरी दुनिया के स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में अपने आप में अनोखा है। ये पूरी तरह से एक एसेट लाइट और रेवेन्यू गारंटीड बिजनेस मॉडल बन चुका है। ये शब्द थोड़े टेक्निकल लग रहे हैं मुझे, थोड़ा आसान भाषा में समझाइए ना। ये एसेट लाइट और रेवेन्यू गारंटीड कैसे काम करता है इन फ्रेंचाइजेस के लिए? आखिर उन्हें नुकसान क्यों नहीं होता? इसे ऐसे समझिए, अगर हम दुनिया की बाकी बड़ी स्पोर्ट्स लीग्स पर नजर डालें, जैसे इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल या अमेरिका का NBA, राइट,
तो वहाँ टीम्स को सिर्फ खिलाड़ियों की ट्रांसफर फीस पर ही बेहिसाब पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, बल्कि उन्हें बड़े-बड़े स्टेडियम्स भी मेंटेन करने पड़ते हैं। स्टेडियम की जमीन खरीदना, उसका साल भर का मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, स्टाफ, इन सब का खर्चा और डेट बहुत ज्यादा होता है। ओह, यानी फिक्स्ड कॉस्ट्स बहुत हाई होती है वहाँ। बिल्कुल। पर आईपीएल फ्रेंचाइजीज के पास एक कारगिल सेफ्टी नेट है। आईपीएल की टीम्स को स्टेडियम्स बनाने या मेंटेन करने का कोई सरदर्द नहीं है, क्योंकि स्टेडियम्स तो स्टेट क्रिकेट एसोसिएशंस के पास होते हैं। हाँ, टीम तो सिर्फ मैच वाले दिन के लिए वहाँ आती है। एग्जैक्टली। इसीलिए ये एसेट लाइट है, कोई बड़ा रियल एस्टेट मेंटेन नहीं करना। दूसरी बात, रेवेन्यू गारंटीड होने की। बीसीसीआई ने मीडिया राइट्स और स्पॉन्सरशिप्स की जो डील्स की हैं, वो इतनी मैसिव हैं कि हर फ्रेंचाइज की कमाई लगभग पहले से तय होती है। मतलब टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही? हाँ, पहला बॉल फेंके जाने से पहले ही उनकी 80% कमाई उनके बैंक अकाउंट में आने की गारंटी होती है। और साथ ही एक सैलरी कैप का नियम है। हाँ, ओके। जैसे इस साल एक टीम सिर्फ 120 करोड़ रुपए ही खर्च कर सकती है खिलाड़ियों पर। इस सैलरी कैप की वजह से वेज इन्फ्लेशन यानी खिलाड़ियों की फीस का बेलगाम बढ़ना कंट्रोल में रहता है और टीम्स के प्रॉफिट मार्जिन्स पूरी तरह सेफ रहते हैं। मतलब एक फ्रैंचाइज के मालिक को पहले से पता होता है कि उसकी जेब में एक फिक्स्ड अमाउंट तो आना ही आना है, चाहे वो कैमरन ग्रीन पर 25 करोड़ खर्च करे या ना करे। सही पकड़ा आपने। उसका आर्थिक रिस्क काफी हद तक लिमिटेड है। और बीसीसीआई की बदौलत जो पैसा आ रहा है उसकी तो कोई कमी नहीं है। मैंने रिपोर्ट में पढ़ा था कि टाटा ने टाइटल स्पॉन्सरशिप को आने वाले 5 सालों के लिए $300 मिलियन यानी करीब 25,000 करोड़ रुपए में एक्सटेंड किया है। बिल्कुल। मालिक इतने आराम से करोड़ों की बोली लगा पाते हैं। वही ना। और इसी ठोस बुनियाद की वजह से आईपीएल ग्लोबली एक हाई ग्रोथ कंपाउंडर बन गया है। ये अब सिर्फ एक स्पोर्ट्स लीग नहीं रही, ये दुनिया के सबसे बेहतरीन एंटरटेनमेंट और कॉमर्स के कॉम्बिनेशंस में से एक है। जब किसी बिजनेस को पता हो कि उसकी रेवेन्यू फिक्स्ड और अश्योर्ड है, तभी वो मैदान पर एक अकेले खिलाड़ी पर 25 करोड़ रुपए का जुआ खेलने की हिम्मत जुटा पाता है। बैलेंस शीट की बात तो हो गई और समझ में भी आ गया कि फ्रेंचाइजी सेफ है, पर उस इंसान का क्या जो मैदान पर उतर रहा है? वहां आती है असली दिक्कत। वही मैं सोच रही थी कि जब एक फ्रेंचाइज का रिस्क कम हो जाता है, तो क्या वो सारा रिस्क, वो सारा दबाव सीधा उस खिलाड़ी के कंधों पर नहीं आ जाता जिस पर ये 25 करोड़ का टैग लग गया है? बेशक आता है। बड़ी कीमत का मतलब सिर्फ उस खिलाड़ी का बड़ा बैंक बैलेंस तो नहीं होता ना, उसके साथ आती हैं ऐसी भारी उम्मीदें जो किसी भी मजबूत से मजबूत दिमाग वाले इंसान को तोड़ सकती हैं। सही बात है। ये इस पूरे विषय का सबसे नाजुक और अहम पहलू है। पैसे का साइकोलॉजिकल वेट यानी दिमागी बोझ अक्सर किसी भी फिजिकल इंजरी या फिटनेस से ज्यादा भारी होता है। वैसे ये सोचने वाली बात है। देखिए, एक खिलाड़ी जब मैदान में खड़ा होता है तो वो सिर्फ गेंदबाज को नहीं देख रहा होता, वो उस प्राइस टैग से जुड़ी हजारों आंखों और आलोचनाओं को भी महसूस कर रहा होता है। अगर हम फिर से कैमरन ग्रीन की ही बात करें तो ये बोझ काफी साफ दिखाई देता है। केकेआर के असिस्टेंट कोच अभिषेक नायर ने तो साफ लफ्जों में मीडिया के सामने कह दिया कि आंद्रे रसल अब टीम में नहीं है, इसलिए उन्हें फ्रेंचाइजी को आगे ले जाने के लिए एक नए स्तंभ की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने ग्रीन पर इतना पैसा लगाया। एक तरह से उन्होंने बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर डाल दी है। वही ना, एक तरह से बिना मैच शुरू हुए ही ग्रीन पर नया आंद्रे रसल बनने का भारी प्रेशर डाल दिया गया। ऊपर से हकीकत ये है कि ग्रीन अब एक बैक सर्जरी से वापस आए हैं। उनका फॉर्म और फिटनेस दोनों सवालों के घेरे में है। हालांकि उन्होंने कोशिश जरूर की है कमबैक की। हाँ, उन्होंने हाल ही में शेफील्ड शील्ड में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के लिए एक शतक लगाया है और खुद को साबित करने की कोशिश की है। पर फिर भी आर अश्विन जैसे अनुभवी वेटरन ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर ग्रीन आने वाले सीजन में अपने पूरे ओवर नहीं डालते तो उनकी मैच फीस कटनी चाहिए। ये काफी हार्श स्टेटमेंट था, है ना? ये तो सीधे तौर पर पैसे को परफॉर्मेंस से जोड़कर धमकाने वाली बात हो गई ना। दरअसल अश्विन का ये बयान उस रूथलेस एक्सपेक्टेशन को दर्शाता है जो इस लीग में अब बिल्कुल आम हो चुकी है। जब आपको 25 करोड़ मिलते हैं तो फैंस, मीडिया और एक्सपर्ट्स आपको सिर्फ एक इंसान या एक खिलाड़ी नहीं मानते। तो क्या मानते हैं? वो आपको एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखने लगते हैं, एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसे हर हाल में रिटर्न देना ही होगा। फिर हर डॉट बॉल पर, हर खराब शॉट पर या बाउंड्री पर बची हुई 1 रन की कोशिश में भी उस प्राइस टैग का हिसाब मांगा जाता है। और हमने क्रिकेट के इतिहास में बार-बार देखा है कि लगातार पड़ने वाला दबाव कितना खतरनाक रूप ले सकता है। और इसके सबसे बड़े उदाहरण तो हमारे पास ही हैं। युवराज सिंह की बात कर लीजिए, वो व्हाइट बॉल क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़े मैच विनर्स में से एक माने जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है।
पर देखिए 2014 में उन्हें आरसीबी ने 14 करोड़ में खरीदा और फिर 2015 में दिल्ली की टीम ने 16 करोड़ में। लेकिन दोनों ही साल वो अपनी वो पुरानी खौफनाक इंडिया वाली फॉर्म आईपीएल में नहीं ला पाए। तो उन्होंने इसके बारे में बात भी की थी बाद में। हाँ, बाद में 2020 में मोहम्मद कैफ के साथ एक इंस्टाग्राम लाइव सेशन के दौरान उन्होंने बहुत ही खुले तौर पर ये कबूल किया था कि जब किसी खिलाड़ी को इतना पैसा मिलता है ना, तो माहौल काफी अजीब हो जाता है। कोई भी खुश नहीं होता अगर वो फेल हो रहा हो। सब उंगलियां उठाने लगते हैं। वही लोग और मीडिया तुरंत बोलने लगते हैं कि इतना पैसा मिल रहा है फिर भी रन नहीं निकल रहे। ये जो लगातार आलोचना होती है, ये आहिस्ता आहिस्ता दिमाग को खोखला करने लगती है। केविन पीटरसन के साथ भी 2009 में कुछ ऐसा ही वाकया हुआ था, जब वो एंड्रू फ्लिंटॉफ के साथ उस वक्त के जॉइंट टॉप बायर थे आरसीबी में ना। हाँ, आरसीबी ने उन्हें अपनी टीम का कैप्टन तक बना दिया था भारी भरकम कीमत के साथ, पर वो सिर्फ 6 मैचेस में 93 रन ही बना पाए थे। उन्हें जल्दी समझ आ गया था कि आईपीएल का फॉर्मेट और इसका प्रेशर एक बिल्कुल ही अलग दुनिया है। बड़ा ही ब्रूटल सेटअप है। और इस कड़ी में गौतम गंभीर का उदाहरण तो और भी ज्यादा हैरानकुन है। गंभीर जो आज एक बहुत सफल कोच माने जाते हैं और अपने कड़े फैसलों के लिए जाने जाते हैं, वो 2011 में केकेआर के टॉप बाय थे। हाँ, मुझे याद है वो ऑक्शन। उन्होंने 2018 के गहन इंटरव्यू में साफ कहा था कि केकेआर के साथ उनका पहला और सबसे बड़ा प्रेशर सिर्फ और सिर्फ उनके प्राइस टैग का था। और ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने लगातार 7 साल तक उस पैसे का इंटरनल दबाव महसूस किया। 7 साल तक, भले ही उन्होंने टीम को 2 बार आईपीएल चैंपियन बना दिया हो। एग्जैक्टली। 2 टाइटल्स के बावजूद गंभीर ने यहाँ तक साफ लफ्जों में कहा कि जो भी खिलाड़ी ये दावा करता है कि पैसे का या प्राइस टैग का उस पर कोई प्रेशर नहीं होता, वो सफेद झूठ बोल रहा है। 1 मिनट रुकिए, मैं यहाँ थोड़ा असहमत हूँ और इस बात को चैलेंज करना चाहती हूँ। हाँ, बताएं। क्या वाकई सिर्फ पैसे का डर किसी की परफॉर्मेंस खराब कर सकता है? मेरा मतलब है, हम यहाँ दुनिया के सबसे एलीट प्रोफेशनल लेवल के एथलीट्स की बात कर रहे हैं। खिलाड़ी जब मैदान पर उतरता है, पिच का मिजाज देखता है, तो उसकी सालों की मसल मेमोरी, उसकी नेट प्रैक्टिस ही तो आगे आती है ना। ये तो है। तो चाहे उसको बेस प्राइस की रकम मिले या उस पर करोड़ों की बरसात हो जाए, जब 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बॉल उसकी तरफ आती है, तो उसके दिमाग में अपना बैंक अकाउंट का बैलेंस तो नहीं आता होगा ना। वो जानबूझकर तो खराब नहीं खेलेगा। तो ये पैसा अचानक उसके बल्ले का फ्लो या उसकी टेक्निक कैसे रोक देता है? देखिए, ये एक बहुत ही लाजमी और वैलिड सवाल है। कोई भी खिलाड़ी मैदान पर जानबूझकर खराब परफॉर्म नहीं करता, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी और दिमाग की बनावट ऐसे वक्त में एक अलग ही खेल खेलती है। बात कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की होती है। थोड़ा समझाइए इसे। जब किसी खिलाड़ी को लगातार हर न्यूज़पेपर की हेडलाइन में, हर सोशल मीडिया के पोस्ट में और यहाँ तक कि ड्रेसिंग रूम के माहौल में उसकी कीमत याद दिलाई जाती है, तो उसका दिमागी संतुलन शिफ्ट हो जाता है। एक एलीट एथलीट का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस तब निकल कर आता है जब वो अपनी इंस्टिंक्ट्स यानी अपनी स्वाभाविक शैली और मसल मेमोरी के भरोसे खेलता है। हाँ, नेचुरली खेलता है जब। पर जब दिमाग पर प्राइस टैग का प्रेशर होता है, तो वो सबकॉन्शियस होकर खेलने के बजाय हर मूवमेंट को कॉन्शियसली कंट्रोल करने लगता है। वो अपने नेचुरल गेम की जगह अपनी कीमत को जस्टिफाई करने के लिए खेलने लगता है। वो एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की कोशिश करता है वहां जहां शायद उसकी जरूरत ही नहीं होती। ओह, यानी ओवरथिंकिंग होने लगती है। बिल्कुल। और इस बदलाव से उसकी टेक्निक, उसका फुटवर्क और डिसीजन मेकिंग पर सीधा असर पड़ता है। वो एक्स्ट्रा केयरफुल होने के चक्कर में या तो हद से ज्यादा डिफेंसिव हो जाता है, या फिर बहुत जल्दी अपने आप को बड़ा मैच विनर साबित करने की धुन में ओवर एग्रेसिव शॉट खेल बैठता है और अपना विकेट गवा देता है। शेन वॉटसन का 2016 का सीजन इसी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आरसीबी के लिए थे वो तब। हाँ, आरसीबी के टॉप बाय थे, लेकिन उस भारी एक्सपेक्टेशन में वो 16 मैचेस में सिर्फ 179 रन ही बना सके थे। अब बात थोड़ी समझ आई मुझे। यानी जब खिलाड़ी लगातार अपनी औकात या प्राइस को दिमाग में रखकर खेलने लगता है, तो वो अपनी नेचुरल रिदम तोड़ बैठता है। एग्जैक्टली। पर इस सिक्के का एक दूसरा पहलू भी तो है ना, जहाँ कुछ खिलाड़ी इस साइकोलॉजिकल चक्रव्यूह को पूरी तरह तोड़कर बाहर निकल आते हैं। मिचेल स्टार्क का 2024 का सीजन एक ऐसी ही कहानी है। बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है वो। केकेआर ने उन्हें 24.75 करोड़ में लिया था। शुरुआती दौर में उनका हाल काफी बुरा था। 4 मैच में उन्हें सिर्फ 2 विकेट मिले थे और इकोनॉमी रेट भी 11 रन प्रति ओवर के आसपास चल रही थी। हर तरफ से आलोचना हो रही थी कि केकेआर ने अपना इतना बड़ा पैसा बर्बाद कर दिया। पर उसके बाद स्टार्क ने दिखाया कि एक आम खिलाड़ी और एक चैंपियन के बीच का मानसिक अंतर क्या होता है। उन्होंने अपनी फॉर्म वापस पाई, अपनी लय ढूंढी और केकेआर को चैंपियन बनाया।
और क्वालिफायर 1 और फाइनल दोनों में प्लेयर ऑफ द मैच भी बने थे। सही कहा। और जीतने के बाद उनका बयां वाकई सुनने लायक था। उन्होंने कहा, प्राइस टैग्स डोंट बॉदर मी, नाइट्स लाइक टुनाइट आर व्हाई आई हैव बीन पिक्ड। यानी कीमत से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी ऐतिहासिक रातों के लिए ही मुझे चुना गया है। उन्होंने साबित किया कि जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तब उनका अनुभव उस प्राइस टैग पर भारी पड़ा। और इस कड़ी में एक बिल्कुल ताजा और बड़ा उदाहरण हमारे पास ऋषभ पंत का भी है। 2025 के मेगा ऑक्शन में जब लखनऊ सुपर जायंट्स ने सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ते हुए उन्हें 27 करोड़ रुपए में खरीदा तो सब हैरान रह गए थे। पूरी क्रिकेट फ्रेटर्निटी शॉक्ड थी, है ना? एक ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने एक भयानक कार क्रैश का सामना किया था। रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें सर, पीठ और पैरों में गंभीर चोटें आई थी, लिगामेंट टियर हुआ था और यहाँ तक कि प्लास्टिक सर्जरी तक करनी पड़ी थी उन्हें। उस भारी ट्रॉमा से उभरना, पूरी तरह फिट होकर क्रिकेट में वापस आना और फिर आईपीएल हिस्ट्री का सबसे महंगा खिलाड़ी बन जाना, ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लगता है। फाफ डू प्लेसिस ने तो यहाँ तक कह दिया था कि पंत को इस नए और बड़े प्राइस टैग का बोझ उठाना ही पड़ेगा। हाँ, और शुरुआती मैचेस में वो दबाव उन पर भी साफ दिखा था, पर उन्होंने शानदार वापसी की, आरसीबी के खिलाफ एक बेहतरीन सेंचुरी लगाई और सीजन खत्म होते होते 14 मैचेस में 269 रन्स बनाए। उन्होंने दिखा दिया कि बाहरी शोर को दिमाग से निकालकर प्रेशर को कैसे एब्जॉर्ब किया जाता है। और यही दरअसल वो वजह है कि फ्रेंचाइजेस इतना बड़ा रिस्क लेने से घबराती नहीं है। रिस्क लेते वक्त उन्हें पता होता है ये सब। उन्हें बिल्कुल पता होता है कि टूर्नामेंट के शुरू में झटके लग सकते हैं, बड़ा पैसा पाने वाला खिलाड़ी शायद अंडर परफॉर्म कर सकता है, पर अगर खिलाड़ी की मानसिक स्थिति और उसका कैलिबर हाई है तो वो आखिर में टीम को जीत की तरफ जरूर ले जाएगा। पर एक मिनट, क्या ये सारी डिलीवरी यानी खिलाड़ी की सफलता सिर्फ रन्स बनाने और विकेट्स निकालने तक ही सीमित है? यहाँ पर चीजें सच में बहुत रोचक हो जाती हैं। बिल्कुल, क्योंकि अगर खिलाड़ियों का चलना या ना चलना किसी सिक्के के उछालने जैसा है, मतलब 50-50 चांस है। जैसे 2024 के आंकड़े बताते हैं, एक तरफ हर्षल पटेल 11.75 करोड़ में बिके और पंजाब के लिए 24 विकेट्स निकालकर उस सीजन के सुपरहिट साबित हुए। हाँ, पर्पल कैप भी मिला उन्हें। और ठीक उसी साल अल्जारी जोसेफ 11.5 करोड़ में आरसीबी के लिए सुपर फ्लॉप रहे। इकोनॉमी लगातार 11 के पार रही और आखिर में इंजरी का शिकार हो गए। तो जब मैदान पर परफॉर्म न करने का या पैसा बर्बाद होने का इतना बड़ा रिस्क मौजूद है, तो फ्रेंचाइजेस लगातार ये फाइनेंशियल गैम्बल क्यों खेल रही हैं? क्योंकि अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो समझ आएगा कि असली खेल मैदान की घास पर नहीं खेला जा रहा। तो कहाँ खेला जा रहा है? ये बोर्डरूम के बैलेंस शीट पर खेला जा रहा है। फ्रेंचाइजीज अब सिर्फ जीत हार यानी मैच के परिणाम के सहारे नहीं बैठी हैं। एक आधुनिक फ्रेंचाइज के लिए खिलाड़ियों का प्राइस टैग अब ब्रांड बिल्डिंग और नैरेटिव सेट करने का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है। उनका मकसद एक ऐसी कहानी, एक ऐसा माहौल बनाना होता है जो फैंस को इमोशनली कनेक्ट करे और स्पॉन्सर्स को लगातार अपनी तरफ खींचते रहे। और यहाँ पे ना होलीहान लो की रिपोर्ट के आंकड़े इस पूरी तस्वीर को एकदम शीशे की तरह साफ कर देते हैं। उनकी ताज़ा 2025 की रिपोर्ट के हिसाब से आईपीएल की टोटल बिजनेस वैल्यू अब 18.5 बिलियन यूएस डॉलर्स तक पहुंच चुकी है। ये पिछले ही साल से लगभग 13% का उछाल है। और ब्रांड वैल्यू और लीग की ब्रांड वैल्यू 3.9 बिलियन यूएस डॉलर्स आंकी गई है। नवंबर 2024 के मेगा ऑक्शन में 182 खिलाड़ियों पर फ्रेंचाइजीज ने करीब 76 मिलियन डॉलर्स खर्च किए थे। पर जैसा आपने पहले समझाया कि 120 करोड़ की सैलरी कैप होने की वजह से उनका प्रॉफिट मार्जिन हमेशा सुरक्षित रहता है। तो बेसिकली सीधी सी बात ये है कि फ्रेंचाइजी जीते या हारे, उनका बिजनेस लगातार प्रॉफिटेबल बना रहता है। और इस ब्रांड बिल्डिंग और वैल्यूएशन गेम का सबसे सटीक और मजेदार उदाहरण हमें इसी 2025 सीजन में अलग अलग टीम्स के जरिए देखने को मिला। किसका उदाहरण? आरसीबी का ही ले लीजिए, यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कहानी पर गौर कीजिए। उन्होंने पूरे 17 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अपना मेडन टाइटल जीता। इस सीजन में रजत पाटीदार को कैप्टन बनाया गया था और विराट कोहली एक मेंटर और सीनियर प्लेयर की भूमिका में थे। और इस टाइटल विन के बाद आरसीबी का आर्थिक विस्फोट यानी उनका ब्रांड सर्ज देखने लायक था। जियो हॉटस्टार पर उस फाइनल मैच के दौरान लगभग 678 मिलियन व्यूज आए हैं। 678 मिलियन! सोचिए, 678 मिलियन! ये तो इंडिया पाकिस्तान के बड़े आईसीसी वर्ल्ड कप मैचेस से भी ज्यादा व्यूज हैं।
इस ऐतिहासिक जीत, उस इमोशनल नैरेटिव और विराट कोहली की लगातार बनी हुई ब्रांड इक्विटी का नतीजा ये हुआ कि आरसीबी 269 मिलियन यूएस डॉलर्स के वैल्यूएशन के साथ इस साल की नंबर 1 ब्रांड बन गई। और नए स्पॉन्सर्स भी तो आए। हाँ, नथिंग जैसे नए टेक ब्रांड उनके एसोसिएट स्पॉन्सर बन गए। इसका मतलब साफ है कि 17 साल की हार के बावजूद विराट कोहली जैसा आइकन एक टीम के ऑरा को जिंदा रख सकता है, और जब वही टीम टाइटल जीत लेती है तो वो ब्रांड वैल्यू सीधा आसमान छूने लगती है। व्यूज आते हैं तो ब्रॉडकास्टर्स एड रेट्स बढ़ाते हैं, स्पॉन्सर्स अपनी जगह पक्की करने के लिए ज्यादा पैसा देते हैं और मर्चेंडाइज की बिक्री करोड़ों में होती है। और वहीं दूसरी तरफ अब मुंबई इंडियंस की कमर्शियल स्ट्रेटेजी देखिए। उन्होंने अपने सबसे सफल और ग्लोबल स्टार रोहित शर्मा को कैप्टेंसी से हटाकर कमांड हार्दिक पांड्या को दी। हाँ, वो काफी कंट्रोवर्शियल था। बिल्कुल। और इस साल रोहित को मुख्यतः एक इम्पैक्ट प्लेयर की तरह ही इस्तेमाल किया गया। हालांकि ऑन फील्ड परफॉर्मेंस उतनी डोमिनेंट नहीं थी और फैंस के बीच कैप्टेंसी को लेकर काफी विवाद और नाराजगी भी रही। पर ब्रांड वैल्यू के नजरिए से देखा जाए तो मुंबई इंडियंस 242 मिलियन यूएस डॉलर्स की वैल्यूएशन के साथ नंबर 2 पर पूरी मजबूती से टिके रहे। उन्हें फैंस की नाराजगी से फर्क नहीं पड़ा। नहीं, उनके रिलायंस, डीएचएल और जियो के साथ जो स्ट्रॉन्ग एसोसिएशंस हैं, उन्होंने उनकी कमर्शियल वैल्यू को जरा भी गिरने नहीं दिया। ये सच में दिखाता है कि एक ब्रांड कितना रेजिलिएंट, कितना मजबूत हो सकता है कि वो ऑन फील्ड ड्रामा या फैंस की नाराजगी से भी जल्दी नहीं टूटता। और मजबूती की बात हो तो चेन्नई सुपर किंग्स का केस सबसे अजीब और सीखने लायक है। सीएसके का सीजन तो इस बार काफी खराब गया। हाँ, सीएसके 2025 के सीजन में पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे यानी आखिरी स्थान पर फिनिश हुई। ऋतुराज गायकवाड़ इंजर्ड हो गए और 43 साल की उम्र में एमएस धोनी को फिर से वापस कैप्टनसी संभालनी पड़ी, लेकिन टीम फिर भी डिलीवर नहीं कर पाई और लगातार हारती रही। फिर भी ध्यान से सुनने वाली बात यह है कि बॉटम पर फिनिश होने के बावजूद सीएसके 235 मिलियन यूएस डॉलर्स की ब्रांड वैल्यू के साथ नंबर 3 पर बरकरार रही। यही तो वो ब्रांड ऑरा है जो इस बिजनेस मॉडल की जान है। मतलब हार के बाद भी वैल्यू इंटैक्ट रही। एमएस धोनी की प्रेजेंस और सीएसके का वो लॉयल फैन बेस जो कि पूरे तमिलनाडु और दरअसल पूरे देश में पूरी शिद्दत से फैला हुआ है, वो एक बिल्कुल खराब सीजन को भी आर्थिक रूप से डिजास्टर बनने से रोक लेता है। कमाल की बात है। देखिए, इतिहाद एयरवेज, फेडेक्स या मुथूट फिनकॉर्प जैसे बड़े स्पॉन्सर्स अपना करोड़ों रुपया सिर्फ पॉइंट्स टेबल का रैंक देखकर नहीं लगाते। वो उस इमोशनल कनेक्ट, वो सोशल मीडिया एंगेजमेंट और उस विश्वास को देखते हैं जो धोनी जैसा आइकन मैदान पर लाता है। ऐसे आइकन्स के होने से एक खराब ऑन फील्ड सीजन भी टीम की ओवरऑल ब्रांड या उनकी लगातार आने वाली रेवेन्यू स्ट्रीम पर कोई असर नहीं डाल पाता। वो बेसिकली पॉइंट्स नहीं खरीद रहे, वो ध्यान और जज्बात खरीद रहे हैं। तो एसेंशियली जब केकेआर ने कैमरन ग्रीन पर 25 करोड़ या एलएसजी ने ऋषभ पंत पर 27 करोड़ रुपए खर्च किए, तो वो उस पैसे से सिर्फ उनके कवर ड्राइव्स या तेज बाउंसेस नहीं खरीद रहे थे। वो खरीद रहे थे अगले दिन के अखबारों की हेडलाइंस, नए फैंस की जर्सी सेल्स, एक पूरी पीढ़ी की लॉयल्टी और सबसे बढ़कर एक ऐसी कहानी, एक ऐसा धांसू नैरेटिव जो टीवी स्क्रीन्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर घंटों तक दर्शकों को बांधे रखे। और ये सारी टैक्टिक्स सच में काम कर रही हैं। कर ही रही हैं। 2025 के ओपनिंग वीकेंड पर ही स्टार स्पोर्ट्स पर 553 मिलियन यूनिक व्यूअर्स और जियो हॉटस्टार पर लगभग 1.37 बिलियन व्यूज आए थे। ये सब उन्हीं करोड़ों के प्राइस टैग्स और उनसे जुड़ी कहानियों का ही जादू है जो लोगों को स्क्रीन से चिपकाए रखता है। सही बात है। तो इन सब बातों का काफी निष्कर्ष क्या निकलता है? इन सारे आंकड़ों, मैच परफॉर्मेंसेस और बिजनेस स्ट्रैटेजीज को मिलाकर हमें क्या समझ आता है? हमारे सुनने वालों के लिए इसमें एक बहुत बड़ा प्रोफेशनल लेसन छिपा है। हाँ, और वो लेसन हर जगह अप्लाई होता है। बिल्कुल, चाहे कोई अपना पैसा किसी नए बिजनेस में लगा रहा हो या अपनी प्रोफेशनल लाइफ और करियर में नई उम्मीदों का सामना कर रहा हो, हमेशा वैल्यू और प्राइस के बीच के अंतर को ध्यान में रखना जरूरी है। एक खिलाड़ी की कीमत यानी उसका ऑक्शन का बड़ा सा प्राइस टैग असल में उसके पिछली परफॉर्मेंस और उसके नाम की मार्केटिंग हाइप का एक मिक्स होता है। वही ना। पर उसकी असली वैल्यू या उसका असली मूल्य तब साबित होता है जब वो मैदान पर उस पैसे के बारे में सोचना बंद कर देता है, जब वो आसपास की आलोचना को नजरअंदाज करके वही करता है जो उसकी असली फितरत है, यानी बिना ओवरथिंक किए अपना नेचुरल खेल दिखाना। ठीक उसी तरह हमारी आम प्रोफेशनल जिंदगी में भी किसी की असली वैल्यू उसके ऊपर लगे किसी टैग या टाइटल से नहीं, बल्कि इस बात से तय होती है
कि वो भारी उम्मीदों और प्रेशर के बीच अपनी नेचुरल क्षमता पर कितना विश्वास रख पाता है। ये बात पूरी तरह से तय है और ये सारी फाइनेंशियल कैलकुलेशंस और साइकोलॉजिकल आकलन हमें आगे चलकर ऐसी दिशा में सोचने पर मजबूर कर रहे हैं जो शायद इस पूरे खेल के भविष्य को ही बदल कर रख सकता है। भविष्य? वो कैसे? जैसा कि हम सब जानते हैं कि क्रिकेट को आने वाले 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में शामिल किया जा रहा है, जिससे इस खेल को एक सच्ची ग्लोबल पहचान मिलने वाली है। हाँ, ये तो एक बहुत बड़ी खबर है। पर वहीं दूसरी तरफ दी 100 जैसी बड़ी लीग्स अब प्राइवेट इन्वेस्टर्स को सीधे तौर पर अपनी इक्विटी बेच रही हैं। आईपीएल के फ्रेंचाइजेस भी लगातार दूसरे देशों में अपनी लीग्स खरीदकर ग्लोबली एक्सपैंड कर रही हैं और उनकी वैल्यूएशंस हर साल बढ़ती ही जा रही है। ये फ्रेंचाइज मॉडल पूरी दुनिया पर छा रहा है। एग्जैक्टली। तो ऐसे में इन बदलते आंकड़ों और पावर डायनामिक्स को देखकर एक आखिरी बड़ा सवाल उठता है जो मैं चाहता हूं कि लोग सोचें कि अगले आने वाले दशक में हमारा जो ट्रेडिशनल इंटरनेशनल क्रिकेट का मॉडल है, जहां देश के खिलाफ देश खड़ा होता है, क्या वो पूरी तरह से खत्म होकर सिर्फ इन बिलियनियर फ्रेंचाइज लीग्स का एक छोटा सा हिस्सा बनकर रह जाएगा? क्या भविष्य में खिलाड़ी देश के बजाय सिर्फ उन्हीं फ्रेंचाइजेस की जर्सी पहनेंगे जो उन्हें 25-30 करोड़ दे रही हैं? ये सच में एक काफी गहरा और डरावना सवाल है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गौर करना जरूरी है, क्योंकि खेल अब वैसा नहीं रहा जैसा हमने उसे देखकर बड़ा होना सीखा था।